क्या मोदी कैबिनेट में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? आखिर वो क्या वजह रही कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को अचानक इस्तीफा देना पड़ा? और इस इस्तीफे के बाद एक नई शुरुआत हुई है मोदी सरकार की उस मेगा प्लान की जो 2029 के आम चुनाव का रोड मैप तैयार कर रहा है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के सियासी गलियारों में चल रही उन सबसे बड़ी हलचल की जिसने मॉनसून के इस मौसम में भी राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा और कैसे अब राज्यसभा में चीजें बदलने वाली हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरी चर्चा को हवा दी। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। लेकिन सवाल ये उठा कि ऐसा क्यों? असल में इसके पीछे कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक सीधा सा संवैधानिक नियम है। जॉर्ज कुरियन और एक और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया। संविधान के मुताबिक मंत्री बने रहने के लिए सांसद के किसी भी सदन का सदस्य होना बेहद जरूरी है और इसी कारण की वजह से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा हुआ है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा अभी नहीं हुआ है, जिस पर सबकी नजर टिकी है, लेकिन उन्हें भी राज्यसभा में रिनॉमिनेट नहीं किया गया है और अब उनको भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यूपी से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र बंगाल तक नए सियासी समीकरण ने सबको हिला दिया है। कहानी सिर्फ 2 मंत्रियों के कार्यकाल खत्म होने तक सीमित नहीं है। इस बार मोदी कैबिनेट का जो विस्तार होने जा रहा है उसके पीछे 4 बड़े राज्यों के बदलते राजनीतिक समीकरण हैं। सबसे पहले यूपी और दिल्ली मंत्रिमंडल में शामिल पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश और हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का नया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत अब इनकी जगह कैबिनेट में नए चेहरों को लाया जाना तय माना जा रहा है। अब भैया, तृणमूल कांग्रेस से टूटकर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों का गुट अब एनडीए का हिस्सा बन चुका है। ये इस वक्त एनडीए में सबसे बड़ा नया ब्लॉक बनकर उभरा है। तो ये भी जाहिर है कि इतने बड़े गुट को कैबिनेट में एक बड़ा और सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलना बिल्कुल तय है। इसके बाद महाराष्ट्र के शिंदे गुट की भी तो बात कर लीजिए। शिवसेना यूबीटी के अब 6 और सांसदों के शामिल होने के बाद अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट का वजन दिल्ली में भी बढ़ जाएगा और चर्चा तेज है कि कैबिनेट में शिंदे गुट की हिस्सेदारी को अब और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। यानी संगठन में बदलाव भी होगा और युवा चेहरों की एंट्री भी होगी। इस पूरे फेरबदल का एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है बीजेपी का नया संगठन। 45 वर्षीय नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और नितिन नवीन की जो नई टीम घोषित होने वाली है उसमें युवाओं को भारी तरजीह देने की बात चल रही है। सूत्रों की माने तो संगठन में काम कर रहे कुछ मौजूदा बड़े चेहरों को अब सीधा मोदी कैबिनेट में एंट्री मिल सकती है ताकि सरकार और संगठन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जा सके। अब भैया, एक पत्रकार के नजरिए से देखें तो ये कोई रूटीन फेरबदल नहीं है। नियमों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल 81 मंत्री हो सकते हैं और फिलहाल मंत्रियों की संख्या 71 है, यानी 10 सीट्स तो पहले से ही खाली हैं और कुछ मंत्रियों के हटने के बाद ये वैकेंसी और बढ़ जाएगी। राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अपनी इस टर्म का आखिरी और सबसे बड़ा कैबिनेट रिशफल होगा। इसके बाद 2029 तक कोई फेरबदल नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे पिछली सरकार के मिड टर्म में 12 मंत्रियों को हटाया गया था, करीब आधा दर्जन को प्रमोट किया गया था और 2.5 दर्जन नए चेहरे लाए गए थे। इस बार भी मोदी जी इस फेरबदल के साथ अपनी अंतिम टीम तैयार करेंगे जो सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव तक देश की कमान संभालेगी। यानी इस रिफॉर्म में आपको एक्सपीरियंस, यूथ और राज्यों के नए सोशल पॉलिटिकल इक्वेशंस का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कैबिनेट के इस नए स्वरूप में किस राज्य को कितनी जगह मिलती है और कौन से नए चेहरे बाजी मारते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.